नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ फॉर एशिया में। आपके साथ हूं मैं संपदा। कोरोना काल में लॉकडाउन के दरमियान हर चीज़ थम गई, यहाँ तक कि जिंदगी भी थम गई थी। लेकिन अगर नहीं थमा तो वो था मानव तस्करी। और आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम का विषय भी यही है। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं राजू नेपाली जी। सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। और राजू जी डोर्स एक्सप्रेस मेल के से जुड़े हुए हैं। ये इनकी एक संस्था है जिसके माध्यम से ये तस्करी को रोकना चाहते हैं और हमेशा तकरीबन 15 वर्षों से ये लगे हुए हैं। और आइए इसी विषय पर हम आज इनसे चर्चा करते हैं। तो सर, ये कब आपके दिमाग में आया कि हमें यही करना चाहिए? क्योंकि लोग सोचते हैं और करने में थोड़ा सा फ़र्क होता है। जी, ये मेरी ड्यूटी नहीं है, मेरा सर्विस नहीं है जी। लेकिन किसी समय जब मैं एनजीओ जानता नहीं था, मानव तस्करी, मानव बेच व्यापार जानता नहीं था, बिल्कुल मैं जीरो था, तब एक मेरी दोस्त थी, याहू मैसेंजर से दोस्ती हो गई थी। जी। उनकी दोस्ती होने के बाद में काफ़ी हम लोग चैट करते थे, लेकिन अचानक लड़की गायब। 4-5 साल के बाद में वही लड़की को मैंने पुणे में मिला। अच्छा। तो तो मैंने उनको पूछा कि तुम्हारे तो शादी हुई थी, तुमने मुझे इनवाइट किया गया, इंगेजमेंट में मैं था और तुम्हारा मनपसंद वाला लड़का है था वो। तो तब उनकी नाम माया थी। ये नकली नाम है, ओरिजिनल नाम नहीं है। और माया को मैंने पूछा तुम्हारे मनपसंद लड़की के साथ में तुम्हारा शादी हुई है, तो फिर क्या हुआ, तो यहाँ कैसे आई? पुणे में मैंने उनको देखा और पुणे में मैं वहाँ जब गया किसी दोस्त के कारण, जहाँ नेपाली कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, तो उनको दिखाने घुमाने ले जाऊँगा बोल के मेरे ड्राइवर ने मुझे बोला था। तो वो रेड लाइट है, मेरे को पता नहीं था। जब वहाँ पहुँचे तो लड़की को मैंने माया को वही मिला। पता नहीं था कि इस माहौल में माया कैसे आई। रेड लाइट ज़िंदगी में पहली बार मैंने देखा था। अच्छा। कि वहाँ लोगों का खरीदारी होते थे। अच्छा। वहाँ लड़कियों को यौन व्यापार के लिए वहाँ खरीदता था। अच्छा। ये मैंने देखा। तो माया को भी शादी का नाम से वहाँ पर उनका हस्बैंड ने वहाँ बेचा था। जी। और उसके बाद में उनका हस्बैंड वहाँ से फरार है, यानी कि उनका हस्बैंड नहीं था, वो एक दलाल था। शादी के नाम से उनको शादी करता था। उसके बाद में वहाँ पर पुणे में ले जाके बिक्री करते थे, भोली भाली लड़कियों को जी करते थे। और वो लड़का के साथ में भी इनका याहू मैसेंजर से जान पहचान हुई थी जी। तब वहाँ से लड़की को निकालना इतना इजी काम नहीं था। लड़की ने मुझे बताया कि मुझे यहाँ से ले चलो, तो मैं भी रेडी, क्योंकि मेरा पास पैसा था, चलो। लेकिन मेरा साथ में जो ड्राइवर थे वो बोला यहाँ से निकलना मुश्किल है, ये अच्छी जगह नहीं है, इनको निकालने के लिए दूसरी उपाय है। यहाँ बिल्कुल आप ये दिमाग से हटाओ कि लड़की को यहाँ से निकालना है और नेपाल पहुँचाना है। तो मैंने बताया ये तो मेरी दोस्त है, गुम खो गई दोस्त है, इनकी इंगेजमेंट में मैं पहुँचा था। तो वहाँ बाद में बताया कि इनको शादी का झांसा देकर लाया और बेच दिया गया, अब इनका कोई उपाय नहीं है। तो मुझे किसी लोगों ने वहाँ पर डर दिखाने लगा, तो मैं डरा, क्योंकि दूसरे की जगह है, कैसे वहाँ से मैं लेके जाऊँ। तो ड्राइवर से मैं मदद लिया। ड्राइवर ने बोला कुछ पैसे देने के बाद में इनको आसपास घुमाने के बहाना में आप ले जा सकते हो। तो माया ने अपने कमरे में भी मुझे ले गए थे। वह काफ़ी रोने के बाद में माया ने सारे बात स्टोरी सुनाई, तो मेरा मन बदल गया, मैं भी रो रहा था वहाँ। तो मैंने ठान लिया कि मैं इनको लेके जाऊँगा। उसके बाद से ही आप इसमें बस लेके आना ये इजी नहीं था, वहाँ से भगाना पड़ा था। अच्छा। मैं नहीं भगाया, ड्राइवर ने भगा लिया उनको। भगाने के बाद में उसके बाद आप इसमें जुड़े नहीं, भगाने के बाद में जब मैं मुंबई की एयरपोर्ट में मैं डर रहा था, क्योंकि ड्राइवर ने भी डर दिखा दिया कि चेहरा मत दिखाना किसी को। लड़की का भी चेहरा ढाँप दिया, मेरा मैंने लगा लिया। तो उसके बाद में बागडोगरा एयरपोर्ट आते आते हवाई जहाज़ में आसमान में लड़की ने बताई कि उनका ज़िंदगी में क्या क्या हुआ। उसके बाद में बागडोगरा लैंडिंग होने के बाद में इनकी तबीयत बिगड़ गई। नेपाल बॉर्डर में पानी टंकी की जगह है, वहाँ एक चर्च था। मैंने कुछ दिनों के लिए वहाँ पर रखा, क्योंकि उनका हालत बिगड़ी थी और मेरा दिमाग में ये नहीं आया कि इनको हॉस्पिटल पहुँचाना है। तो वहाँ एक पास्टर ने
उनको बोला ठीक है 2-3 दिन के लिए मैं रखूँगा, देखूँगा और आप जल्दी आकर ले जाओ। बाद में आया तो वहाँ के पास्टर ने बताया कि लड़की की तबीयत जब आप रात में दिन में लाए थे, रात को इनको मेडिकल कॉलेज में रखना पड़ा। तो मेडिकल कॉलेज में आया तो तब तक लड़की मर चुकी थी। तब मैंने लड़की को जिंदा होते भी कुछ बोला था, लेकिन मुर्दा लड़की के पास में जाकर मैंने ठान लिया और कहा अपने आप को कि अब मैं गांव-गांव में जाऊंगा, लोगों को बताऊंगा किसी मर्द पर विश्वास न करें। ये मैं यहाँ एक चीज़ रोकूंगी, आप कह रहे हैं किसी मर्द पे भरोसा ना करें, मर्द पे भरोसा ना करें। एक लड़का जो बच्चा रहता है वो भी तो इसका शिकार होता है, मानव तस्करी का, तो फिर वो भी तो, आप कह रहे हैं एक पुरुष भी तो इसका शिकार होता है, तो मर्द पे भरोसा ना करें। महिलाएं भी इस तस्करी में जो है मुख्य रूप से शामिल रहती हैं। हाँ, बुजुर्ग भी शामिल रहते हैं। ये बात सही, लेकिन महिलाओं को वहाँ पहुँचाने वाला लोग कौन है? मर्द है। शादी का झांसा देने वाले कौन है? मर्द है। बेचने वाला मर्द है। उनकी भावना को खिलवाड़ करने वाला कौन है? मर्द है। तो मैं तो पूरा कहूँगा कि मर्द पर विश्वास न करें। अच्छा। है ना, क्योंकि वहाँ पहुँचाने वाला कोई महिला नहीं थी। हालांकि तस्करी ये व्यापार में, मानव व्यापार में महिला भी इन्वॉल्व है, लेकिन इनको वहाँ पहुँचाने वाला कोई महिलाएं नहीं थी। वो एक अक्सर ज़्यादा मर्द होते हैं, मर्द के ही माध्यम से जाती हैं। सर आपसे मतलब कितने वर्ष हो गए आपने ये शुरू किया है संस्था? ये 15 साल से थोड़ा ज़्यादा हुआ है। अच्छा। क्योंकि तब मैं ऑर्गेनाइजेशन में नहीं था, संस्था में नहीं था। मैं अपने आप को किस तरह से काम करना मैं जानता नहीं था। खाली लोगों को सुनाता था कि किसी पर विश्वास मत करो, बाहर मत जाओ। सर ये बड़ी बात है कि आप सोचें और आप कर भी रहे हैं, तो फिर मैं पहला किसी एक धर्म की काम करता था, एक रिलीजियस प्रीचर था। मैंने सोचा कि जो धार्मिक काम होते हैं वो बुरा नहीं है, वो अच्छी बात है, लेकिन मुझे उस काम के लिए बुलाया गया नहीं है। अब मैं ये काम करूँगा, ये भी ईश्वर का काम है जी। मेरे दिल में वो लड़की माया की बात लगी। अच्छा। धोखा की बात। उनके साथ में जो हुआ मेरा साथ में तो नहीं हुआ, उनके साथ में हुआ, लेकिन उनके साथ में जब हुआ चोट मुझे लगा। सर अभी जो आपसे बातें हुई उससे लग रहा है कि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। तो जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था तब क्या इस तरह की घटनाएं नहीं होते थे? सोशल मीडिया एक बहानाबाजी है, सोशल मीडिया एक माध्यम है, उससे जल्दी से जान पहचान होते हैं। लेकिन फिजिकली सोशल मीडिया बिना अगर किसी को तस्करी करना है, व्यापार में उसको ठोंसना है, तो फिजिकली उन लोग का फ्रेंडशिप होते हैं, रिश्तेदार के करीबी रिश्तेदार भी होते हैं, आसपास के होते हैं। कहीं बाहर से कपूर खान, बच्चन साहब यहाँ आके बहलाकर फुसलाकर ले जाने वाला नहीं है। यहाँ आसपास का ही होता है, या दोस्त होते हैं, या रिश्तेदारों का करीबी रिश्तेदार होते हैं। ज़्यादातर रिश्तेदार ही होते हैं। ज़्यादातर रिश्तेदारों का रिश्तेदार होते हैं। अच्छा। माँ बाप तो होते नहीं है। कुछ तो ऐसे माँ बाप भी हैं जो पैसों के लिए बेचा जाता है, ऐसा भी है, लेकिन हर माँ बाप ऐसा नहीं है। लेकिन रिश्तेदार से दूर की कनेक्टेड जो भी हो रिश्तेदार, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि मैं भी अगर किसी को बिना जाने, किसी बच्ची को या किसी युवती को आप मेरा साथ चलो मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर कहीं पर भी, क्या मानेगी वो? नहीं मानेगी। कौन मानती है? जो मेरा साथ क्लोज में है। तो ये क्लोज करना ये दलालों का काम है। सर आपकी मतलब कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं इस संस्था से? मैं अपने को एनजीओ में लिप्त मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि ये एक मिशन है। संस्था आज रहेगी कल नहीं रहेगा, लेकिन काम जो है मिशन ये कंटिन्यू जाएगा। इसमें हमारे पास में 100 से ज़्यादा लोग हैं और नेटवर्क में और भी ज़्यादा दोस्त हैं। संपूर्ण भारत में हमारे नेटवर्क अच्छे से चलते हैं। पूरे भारत में आप? पूरा भारत में। अच्छा, सबसे ज़्यादा तस्करी किस जिले में होती है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा? ये बोला जाना असुविधा। भारत की सब जगह से तस्करी होती है, मतलब भारत की सब जगह। तजुर्बे के अनुसार मैं कह रही हूँ। किसी को बॉन्डेड लेबर के लिए, किसी को हाउसमेट के लिए, किसी को ये ऑर्गेन ट्रांसप्लांट के लिए, अनेक प्रकार से होते हैं। खेत बाड़ियों में काम करवाने के लिए होते हैं, है ना।
घर की नौकरानी के लिए होते हैं, बेचा जाता है इनको। सर, पुलिस प्रशासन का कितना सहयोग रहता है इसमें, इस काम में? नो डाउट इसमें पुलिस प्रशासन काफ़ी मददगार है। अच्छा। है ना। मैंने जब तक जहाँ भी किसी पुलिस को अगर निवेदन किया इस विषय में, आज तक देश की किसी भी पुलिस, चाहे अपना राज्य की पुलिस हो, चाहे अपना जिला की पुलिस हो, सहायता करने के लिए कभी पीछे बैठे नहीं है, हाथ बांध कर बैठे नहीं है। दूसरे राज्यों में जब भी वो सपोर्ट में आते हैं, वो इस ट्रैफिकिंग हो या मिसिंग केस हो, इनको ढूंढने के लिए पुलिस हमें मदद करते हैं और हम पुलिस को मदद करते हैं। पुलिस काफ़ी सहायता करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, ये 24 आवर आपको नहीं लगता बहुत ज़्यादा वक्त हो जाता है, खासकर जब छोटे बच्चों का मामला हो? हाँ, सही में अगर 24 घंटा, देखिए अभी नेपाली समाज में एक कहावत है कि अगर लड़की घर से गुम हो गए, किसी लड़का के साथ चले गए, तो नेपाली कल्चर मतलब नेपाली की जो पहाड़ी मुल्की हैं, उनका एक कहावत है कि चोर का शोर के इंतज़ार करे। यानी कि जो बेटी चोरी की, जिसने चोरी किया है, उनका आवाज़ सुनने के लिए परिवार तड़पते हैं, ताकि आपका बेटी हमने चोरी की है, अब हम रिश्तेदार में बदल देते हैं। इनका इंतज़ार बेटी के घर करते हैं। लेकिन उस समय में मुंबई पहुंच जाती है लड़की। वही कह रही हूँ, इंतजार का जो वक्त होता है उस बीच कुछ दुर्घटनाएं भी तो घट सकती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि चोर का शोर की आवाज़ का इंतजार न करें। तब तक देर हो जाती है, तब तक दिल्ली पहुंच जाती है ट्रेन, तब तक मुंबई पहुंच जाती है, वापस आने में कठिनाई होती है। तो ये 24 घंटा के अंदर में जो मिसिंग डायरी केस दर्ज होती है ना, ये टेक्निकली थोड़ा प्रॉब्लम है। इसमें मैं सारा बात कह नहीं सकता हूँ। इसमें पुलिस को भी प्रॉब्लम है, पुलिस भी चाहता है कि कोई समस्या ना हो, जल्दी से हो जाए। ये आने वाला दिनों में न्यायपालिका जो है उनकी जिम्मेदार है कि कैसे काम करना है। नहीं, इसमें जैसे बोलते हैं कि नहीं, परिवार वालों को वेट करने के लिए बोल दिया जाता है, लेकिन वो तो पहले कंफर्म है कि हाँ मेरा बच्चा खो गया है, मेरे घर का सदस्य खो गया है, फिर भी 24 घंटा इंतजार करना पड़ता है। कहीं ना कहीं अत्याचार उनका भी परेशान एक है। देखिए, पुलिस का भी एक परेशान है, फैमिली का भी परेशान है। फैमिली का परेशान ये है कि बच्चे 2 घंटा 3 घंटा से लापता हो गए या 6 घंटा में लापता, मिला नहीं, वो थाना में आ गए, मिसिंग डायरी कर दिया गया। तो अगर 8 घंटे के बाद में बेटी मिल गई तो बेटी को कहाँ ले जाना पड़ता है? कोर्ट में तो पेश करना पड़ेगा, है ना। बेटी को परेशान, पुलिस को परेशान। 24 घंटा ये सही वक्त है, लेकिन 24 घंटा के अंदर काफ़ी कुछ हो सकता है, काफ़ी दूर भी चला जा सकता है, लाने में मुश्किल भी पड़ता है। तो दोनों अच्छी राय भी है, बुरी भी है यहाँ। सर, आगे लक्ष्य क्या है? आपने तो इस काम को शुरू कर दिया है, लेकिन आपको क्या लगता है भविष्य में आप कितने लोगों को मतलब क्या है, एम क्या है आपका? देखिए, ये मिशन है और इस मिशन में मैंने एक लक्ष्य रखा हूँ कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा, काम करने वाला केवल मैं नहीं हूँ, अपना टीम है, बाकी और भी ऑर्गेनाइजेशन है और भी संस्था है, वो भी काम कर रहे हैं, बढ़िया तरीक़ा से काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे लक्ष्य ये है, जब तक सांस रहेगा तब तक मैं मानव तस्करी के खिलाफ में आवाज़ देते रहूँगा। गांव हो, शहर हो, कहीं स्कूल हो, कम्युनिटी हो, कहीं पर भी मैं मानव तस्करी के खिलाफ में आवाज़ दूंगा। और कितना रेस्क्यू हुई इसका हिसाब मैं नहीं रखूँगा, बल्कि कितने बच्चे को, महिलाओं को हम लोग ने सुरक्षा दिया, इसका हिसाब मैं रखूँगा। जागरूकता के लिए आप क्या करते हैं? जागरूकता के लिए सबसे पहली बार हम लोग गाँव में जाते हैं। 5 भी अगर लड़की रास्ता में मिला तो उनको हम लोग 5 मिनट के लिए निवेदन करते हैं, मेरी आवाज़ सुनो। एक सब्जेक्ट है, मेरी आवाज़ सुनो। तो 5 मिनट के अंदर में उन्हें ये सुनाना है कि किसी पर भरोसा ना करो। मेरे दर्शकों को एक बार आप निवेदन कर दीजिए। मैं ये कहता हूँ कि किसी पर भरोसा न करें। लालच आपको दिखा सकते हैं, काम की लालच, जॉब की लालच, या आपकी खूबियत पर वो आपकी बड़ी बड़ाई कर सकते हैं। ये खतरा है। मैं आपको आग्रह करता हूँ, आपको सचेत करना चाहता हूँ
कि आप सुरक्षित रहें और जागरूकता में आप भी आगे आए और समाज को मानव तस्कर रहित एक मुक्त समाज आप बना सकते हैं। धन्यवाद। राजू जी ने जिस तरीके से जागरूकता की बात कही, इसी तरीके से मैं और भी जागरूकता भरी खबरों के साथ और भी बड़े खबरों के साथ इसी तरह से आपके साथ बनी रहूँगी। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।